नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल इजराइल के साथ आने पर फ़लस्तीन की आपत्ति, भारत ने दिया जवाब। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मिलाया पीएम मोदी को फ़ोन, वैक्सीन सप्लाई का वादा किया। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कश्मीर में सीआरपीएफ के वाहन पर पथराव, उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए जवानों ने की हवाई फायरिंग। तो वहीं चौथी बड़ी अपडेट, समुद्र में दिखेगी मेड इन इंडिया की ताकत, भारतीय नौसेना की 6 पनडुब्बियों को मिली रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। सब कुछ खबर एक एक करके जानेंगे। जहां पर अमेरिका भेजेगा वैक्सीन किया ऐलान, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों, इजराइल के साथ आने पर फ़लस्तीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया जवाब। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहने को लेकर फ़लस्तीन की आपत्ति का भारत ने अब जवाब दे दिया है। भारत ने गुरुवार को कहा है कि फ़िलहाल ऐसी पहली बार नहीं हुआ है कि किसी प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत अनुपस्थित रहा हो। इससे पहले भी भारत संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में गाज़ा में हिंसा की जांच को लेकर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रह चुका है। फ़लस्तीन के विदेश मंत्री डॉक्टर रियाद अल मालिकी ने संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान भारत के गैर हाजिर रहने पर नाराज़गी जाहिर की थी। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल पर भारत के रुख से दुखी फ़लस्तीन के विदेश मंत्री डॉक्टर रियाद अल मालिकी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा था। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ जांच के प्रस्ताव पर मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। भारत उन 14 देशों में शामिल था जो इजराइल के खिलाफ वोटिंग में अनुपस्थित रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरियदिम्बम बगाची से मीडिया ब्रीफिंग में सवाल किया गया था। फ़लस्तीन के विदेश मंत्री ने यूएनएचआरसी में भारत के रुख को लेकर चिंता भी जाहिर की और भारत ने 17 मई को फ़लस्तीनियों के मुद्दे का समर्थन किया था। लेकिन 27 मई को भारत वोटिंग से दूर था। फ़लस्तीन को भारत लेकर इसे विरोधाभासी रुख भी कह रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मिलाया पीएम मोदी को फ़ोन, किया वैक्सीन सप्लाई का वादा। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गुरुवार को फ़ोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच वैक्सीन को लेकर चर्चा हुई और कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री से वैक्सीन सप्लाई का वादा किया। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ये फ़ोन कॉल्स कमला हैरिस की तरफ से ही है और प्रधानमंत्री मोदी को किया गया था। प्रधानमंत्री ने मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि कुछ देर पहले कमला हैरिस से बातचीत हुई और मैंने दुनिया भर में वैक्सीन शेयरिंग के लिए अमेरिकी रणनीति के हिस्से के रूप में वैक्सीन की बातचीत की। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल कश्मीर सीआरपीएफ के वाहन पर पथराव, उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए जवानों ने भी की फायरिंग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें सुरक्षा बलों की सटीक अभियान ने आतंकी समूहों को करारा झटका दे दिया है। आतंकी संगठन खात्मे की कगार पर है, नेतृत्व का संकट है, साथ ही हथियारों, गोला बारूद, विशेष रूप से स्वचालित हथियारों की काफ़ी कमी है। इसी के चलते आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों को निशाना बनाकर खौफ उत्पन्न करने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए अराजक तत्वों का सहारा भी लिया जा रहा है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक अराजक तत्वों ने शुक्रवार को सीआरपीएफ के वाहन पर पथराव किया। जवान का करालपोरा के पास कोविड तैनाती ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए सैनिकों द्वारा हवा में फायरिंग की गई। कोई नुकसान या चोट की सूचना नहीं है। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। समुद्र में दिखेगी मेड इन इंडिया की ताकत, भारतीय नौसेना की 6 पनडुब्बियों को मिली रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। भारतीय सेना की मौजूदगी समय में पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। नौसेना के मेड इन इंडिया की पनडुब्बियों के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 4300 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण को मंजूरी दे दी है। चीन के बढ़ते नौसैनिक ताकत को देखते हुए पनडुब्बियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने इस परियोजना को अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि डीएसी खरीद संबंधी निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था ने बताया है कि फ़िलहाल पनडुब्बियों को विनिर्देशों और महापरियोजनाओं के लिए अनुरोध पत्र जारी करने जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना के अलग अलग दलों ने पूरा कर लिया है।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फ़ायदा उठाने में जुटा चीन, पाकिस्तान के साथ मिल बढ़ा रहा दखल। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन अफगानिस्तान में दखल बढ़ाना चाहता है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फ़ायदा उठाने के लिए उसने कोशिशें भी तेज कर दी हैं। इसके तहत अफगानिस्तान के साथ रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बातें कह रहा है। सिंहुआ न्यूज़ ने खबर दी है कि चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और इस बात पर सहमति जताई है कि विदेशी सैनिकों की वापसी इस तरीके होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालात फिर न खराब हों और आतंकी ताकतों को वापसी की मौका न मिले। एजेंसी के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि फ़िलहाल अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों के हित के लिए तीनों देशों को संवाद और सहयोग बढ़ेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। यूपी में हाई कमान के ने बनाया मन, योगी कैबिनेट में AK शर्मा को मिलेगा बड़ा रोल, बीजेपी संगठन में नहीं होगा अहम बदलाव। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने मतभेद की खबरों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष ने लखनऊ में 3 दिन तक मंथन किया है। इस मंथन के बाद बड़ी खबर यह है कि यूपी में संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव जाएगी। अगले 1 या 2 हफ्तों में यूपी कैबिनेट में बड़े फेरबदल होंगे, जिसमें नए चेहरों को जगह मिल सकती है और सूत्रों की माने तो AK शर्मा को यूपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी में कोरोना केसेस हुए कम, CM योगी ने दिए 2 महीने से बंद OPD खोलने के आदेश। देश में कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में आती नजर आ रही है। देश भर में कोरोना मामलों में कमी आई है और यूपी में भी पिछले 2 महीनों में पहली बार 1500 से कम नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आई कमी के बाद अब यूपी सरकार ने फिर से हॉस्टलों में बंद पड़ी जनरल OPD सेवाओं को आम जनमानस के लिए बहाल करने का फैसला लिया। यूपी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड गाइडलाइंस के तहत OPD की आज से शुरुआत होने जा रही है। पिछले लगभग 2 माह से आम जनमानस के लिए OPD सेवाएं बंद हैं। कोरोना की दूसरी लहर की चाल मंद होने पर शासन ने OPD सेवाओं को आम जन के लिए खोलने के निर्देश दे दिए। हम चलते हैं अगले अपडेट। फरमान, अब जीन्स और टी-शर्ट और स्पोर्ट जूते में नहीं दिखेंगे CBI के अधिकारी, फॉर्मल कपड़े पहनने के आदेश दिए हैं। दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI अधिकारियों व स्टाफ के पहनावे में बड़े फेरबदल की खबर सामने आई है। दरअसल अब नए आदेशों के तहत ये अधिकारी कार्यालय में ड्यूटी के समय केवल निर्धारित ड्रेस कोड के तहत ही कपड़े पहन सकेंगे। उनके जीन्स, टी-शर्ट और स्पोर्ट शूज़ पहनने पर मनाही होगी। ये आदेश CBI के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने दिए हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक नए निदेशक ने आदेश जारी किया है कि अब CBI के हर अधिकारी या कर्मचारी को कार्यालय में उचित फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे। उन्होंने कहा है कि दफ्तर में जीन्स, टी-शर्ट और स्पोर्ट जूते नहीं चलेंगे। इसमें भी पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। पुरुष अधिकारियों को कहा गया है कि वो फॉर्मल शर्ट पैंट पर फॉर्मल जूते ही पहने। हम चलते हैं अगले अपडेट। रेमडेसिविर इंजेक्शन, जी हाँ, दरअसल हो रही है ताबड़तोड़ एक्शन। कालाबाजारी मामले में आरोपी पर लगाया नशे, यूपी का पहला मामला। गौतम बुद्ध नगर जनपद में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर 20 की पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह की मीडिया प्रभारी ने बताया है कि थाना सेक्टर 20 पुलिस ने 21 अप्रैल को रचित घई को गिरफ्तार किया था। इसके पास से 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए थे। इंजेक्शन के आरोपी तय कीमत से ज़्यादा दाम लेकर कोविड-19 मरीजों को बेच रहा था। उन्होंने बताया है कि फिलहाल बरामद इंजेक्शन की जब जांच कराई गई तो पता चला कि वो नकली है। उन्होंने बताया है कि रचित घई द्वारा किए गए गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें सपा का दावा 2022 में सरकार बनाने का, लेकिन यहाँ तो अब ढूंढे प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ, पंचायत चुनाव में परचम लहराने वाले समाजवादी पार्टी को देवरिया जिले के कई विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार खोजे नहीं मिल रहे हैं। पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ने का दावा करने वाले अधिकतर नेता अपने घरों में क्वारंटीन हो गए हैं और यह स्थिति तब है जब अधिकतर क्षेत्र पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी विचारधारा के जीते हैं। प्रश्न यही है कि फिलहाल ऐसे में वर्ष 2022 में प्रदेश में सरकार बनाने का सपना सपा का क्या ऐसे ही साकार हो पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक जिले के 16 विकास खंडों में 1365 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वैसे
तो किसी दल के उम्मीदवार ने घोषित नहीं किया था, लेकिन सपा की नीतियों में विश्वास करने वाले अधिकतर सदस्य चुनाव जीते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, बिहार नीतीश कुमार को परिस्थितियों का सीएम बताने वाले एमएलसी टुन्ना पांडे बीजेपी से निलंबित। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करना एमएलसी टुन्ना पांडे को भारी पड़ गया है। बीजेपी ने टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में एक चिट्ठी जारी कर इसकी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एमएलसी टुन्ना पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पार्टी की अनुशासन समिति ने मुन्ना पांडे को 10 दिन पहले ही इस नोटिस का जवाब देने को कहा था और पार्टी ने साफ कर दिया था कि यदि टुन्ना पांडे को जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो तो नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।